फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम बात करेंगे हमारे इस लेक्चर पर जिसका नाम है अर्थक्वेक एंड सुनामी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है उसके जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ओशनोग्राफी। राइट, इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू कवर अबाउट द अर्थक्वेक एंड द सुनामी। यानी इसमें हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक और सुनामी है उसके पीछे के बैकग्राउंड फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से अर्थक्वेक और सुनामी जो है वो ह्यूमन लाइफ और अर्थ की सरफेस पर इफेक्ट डालती है, और इससे बचने के लिए इंडिया में किस तरीके से जो है एक्शंस लिए जा रहे हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर मूविंग ऑन, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स एमपी सिविल जज का इस साल का प्रीलिम्स देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर है, दैट इज द क्रैश कोर्स अवेलेबल फॉर 1 मंथ ओनली एट ₹5,000। राइट, तो अगर आपको एमपी सिविल जज का 2020 प्रीलिम्स देना है तो आपके लिए ये क्रैश कोर्स काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, जिसमें आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही एमपी सीजे का जो प्रीलिम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा और आपको वो टॉपिक्स काफी अच्छे से कवर करवाए जाएंगे। राइट, और इसकी जो फीस है काफी मिनिमम है, दैट इज ओनली जस्ट ₹5,000। इंक्वायरी के लिए आप इस गिवन नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एमपीसीजे के जो कोर्सेज हैं फॉर लॉ, दैट इज द अदर कोर्सेज जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के हो सकते हैं, उनके लिए जो फीस है दैट इज ऑल्सो वेरी मिनिमम, दैट इज ₹1,000 पर मंथ ओनली। राइट, सो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस गिवन नंबर व्हाट्सएप पर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अर्थक्वेक एंड सुनामी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक होता क्या है एग्जैक्टली और किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ता है, इस पे बात की जाएगी। Earthquake is the sudden movement or vibration in Earth's crust, and it is the release of energy due to the intense pressure and active internal dynamism to the earth. Right? मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है, हमने ये चीज देखी हुई है कि हमारा अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्रस्ट है, इसके नीचे लिथोस्फेयर एंड देन मेंटल एंड देन कोर। तो जब हमारे जो लिथोस्फेयर है इसके नीचे जो मेंटल है, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा सिचुएटेड है। राइट, अब अगर इन सारी चीजों में होता है मूवमेंट, जो हमारी नीचे सिचुएटेड प्लेट्स हैं उनमें हो किसी प्रकार का मूवमेंट, तो उसकी वजह से हमारी अर्थ के क्रस्ट पे हमको वाइब्रेशंस फील होते हैं। और इन वाइब्रेशंस के साथ साथ ये वाइब्रेशंस जो हमको फील होते हैं इसके पीछे एक रिलीज ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर। राइट, जब कभी भी अर्थ के नीचे यानी अर्थ की सरफेस के नीचे जो रीजन्स होते हैं वहां पर इंटेंस प्रेशर होता है, तो इस इंटेंस प्रेशर के कारण इंटरनल डायनामिज्म जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है जो वहां पे बाहर हमें अर्थक्वेक के फॉर्म में दिखाई देती है, महसूस होती है। राइट, सो दिस इज हाउ द अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। अब बात करें अगर अर्थक्वेक के टाइप्स की, सो देयर आर 3 टाइप्स, शैलो, फोकस, इंटरमीडिएट एंड डीप। राइट, नाम देखोगे आप तो आपको लगेगा कि इंटरमीडिएट और डीप ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन ध्यान रखना कि शैलो फोकस इज वे मोर डिस्ट्रक्टिव। राइट, क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग ने बात की हुई है एपिसेंटर की। राइट, हम जानते हैं कि अर्थ के जिस फॉर्म पर यहाँ पे जो अर्थ होती है उसके जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक वेव्स जो है वो नीचे सबसे पहले जनरेट होती है वो कहलाता है एपिसेंटर, और जहां ऊपर के रीजन में अर्थ की सरफेस पर ये पहुंचती है वो कहलाता है हमारा अर्थ का सेंटर। तो हुआ ये यहाँ पे कि अगर ये एपिसेंटर जो है ये काफी फोकस पर ये जनरेट हो रहा है, वो अगर काफी ज्यादा शैलो होगा तो हमारा जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो काफी आप कह सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में अर्थ की सरफेस तक पहुंचेंगी, तो इसके कारण उनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस। जितना ज्यादा अर्थ के अंदर, जितना ज्यादा डेप्थ में फोकस सिचुएटेड रहेगा और अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होंगी, उतना उनके बाहर आने में उनको टाइम लगेगा, और जैसे जैसे वो ट्रैवल करती जाएंगी उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है। राइट, सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि शैलो फोकस में नाम भले ही शैलो लिखा है बट इट विल बी वे मोर डिस्ट्रक्टिव देन द इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस। राइट, सेकेंडली बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द अर्थक्वेक की। सो कई सारे रीजंस होते हैं, इनमें से प्रोमिनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोलिजन ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज। अब आप लोग जानते हो कि हमारी जो एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट के बीच में जो है कोलिजन होता है तो आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन होता है। राइट, लेकिन क्या केवल आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन मात्र होगा? नहीं, जब कोई भी चीज, राइट, कोई भी प्लेट बाउंड्रीज अगर यहाँ पे कोलाइड कर रही है एक दूसरे से, 2 प्लेट बाउंड्रीज, तो वाइब्रेशंस जो है वो क्रिएट होंगे बिकॉज दीज प्लेट्स आर जॉसलिंग विथ ईच अदर। राइट, उनमें एक तरीके का टकराव, एक तरीके का घिसाव उत्पन्न होगा जिसके कारण यहाँ पे आपको आइलैंड आर्क्स बनते हुए दिखते हैं, आइलैंड आर्क्स बनते हैं, लेकिन उस जॉसलिंग के कारण अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। सेकेंडली,
ओसी कन्वर्जेंस के ओसी कोलिजन के कारण वोल्केनिक माउंटेन्स का बनना। अब सेम प्रोसेस है कि अगर एक ओशियानिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल है, तो अगर उनके बीच में भी एक इंटरेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस या रिलीज ऑफ एनर्जी क्रिएट होगा, जिसके थ्रू अर्थक्वेक होते हैं। सेम गोज विद द सीसी, दैट इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। जब भी कभी माउंटेन फॉर्मेशन होता है वो रीजन काफी ज्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक रहता है। एंड स्टिल आफ्टर बीइंग मेड, जब भी माउंटेन बन जाता है तो उसके बाद भी हमारे यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आने की जो संभावनाएं होती है वो ज्यादा रहती है, राइट। क्योंकि ये क्या है, ये जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं हमारे एक्टिव प्लेट रीजन्स होते हैं, राइट। और जहां पे भी एक्टिव प्लेट होगी वहां पर अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। फिर बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होने वाला है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जैसे ओ डाइवर्जेंस होती है, ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं तो मिड ओशियानिक रिज डेवलप होती है। मिड ओशियानिक रिज डेवलप होती है तो हमने देखा है कि बीच का जो ओशियन क्रस्ट होता है यहाँ पे एक गैप आता है और इसमें से नीचे से जो मोल्टन लावा है ये बाहर निकलता है, फिर एक नया क्रस्ट यहाँ पे बनता है, बसाल्टिक इरप्शन होता है। तो क्या बसाल्टिक इरप्शन ऐसे ही हो जाता होगा? बिल्कुल नहीं। बसाल्टिक इरप्शन जब होता है तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस जो हैं वो फील किए जाते हैं, राइट। सेम गोज विद द ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री में तो फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन दीज टू प्लेट्स है ही, तो अर्थक्वेक तो आना ही है। सेकेंडली बात करें मेडिटेरेनियन सी रीजन की, यहाँ पे क्या है कि ढेर सारी स्मॉल प्लेट्स हैं और इनके बीच में फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस चल रहे हैं। तो बेसिक जो लोकेशंस हैं और जो पीछे का फोर्स है वो यही है कि जब जब अर्थ की सरफेस के नीचे सिचुएटेड हमारी ब्रोकन लिथोस्फेयर के फॉर्मेट में जो प्लेट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन हो, चाहे ओशियानिक हो, चाहे ओशियानिक कॉन्टिनेंटल हो, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, चाहे कन्वर्जेंस हो, चाहे डाइवर्जेंस हो, चाहे ट्रांसवर्स इंटरेक्शन हो, राइट। किसी भी तरीके से अगर दो प्लेट्स का, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अर्थक्वेक का जो है वाइब्रेशन फील होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, राइट। सेकेंडली क्रेटॉन जो होता है, क्रेटॉन इज द स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसमें यहाँ पे क्या, अब ये क्या है, क्रेटॉन जो पार्ट है हमारी अर्थ का ये सबसे स्टेबल पार्ट है, राइट। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से यहाँ पे रीइमर्जेंस ऑफ फोल्ड फ्रैक्चर्स हो तो उसके कारण भी फिर आपका अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पे एक्टिव आपको दिखाई देगा। ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्स भी यहाँ पे होते हैं रीजंस, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड में कौन कौन से फोर्सेस होंगे, तो भाई अगर आप माइनिंग करोगे, अगर आप अर्थ सरफेस के डेप्थ में जाकर के जो सिचुएटेड मिनरल्स हैं उनको माइनिंग के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करोगे, दैट मीन्स आप ड्रिल कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल चीजें सिचुएटेड है वहां पर अगर आप ड्रिलिंग मशीन के थ्रू काम कर रहे हो, राइट, और उस पर्टिकुलर रॉक में जिससे आप अपना मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अगर किसी कारण से एक गलत पॉइंट पर भी माइनिंग हो गई तो वहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना, और कई बार ऐसा होता है कि इस अर्थक्वेक से फिर उसके बाद वो पूरा माइन स्लाइड होने की, जो लैंडस्लाइड होता है, पूरी माइंस जो है वो खत्म हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। तो उसके कारण जो है काफी ज्यादा कैजुअलिटीज भी होती है, राइट। सेकेंडली होता है न्यूक्लियर टेस्टिंग। जब कभी भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कहीं भी हो, दुनिया भर में किसी भी रीजन में आप कर लो, न्यूक्लियर टेस्टिंग के कारण भी जो आपका अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं ये जनरेट होती हैं, राइट। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द अर्थक्वेक। सेकेंड, अब हम बात करने वाले हैं सुनामी के बारे में, राइट। तो सुनामी होता क्या एग्जैक्टली? सुनामी इज द सबमरीन अर्थक्वेक एंड इट इज द सडन डिस्टर्बेंस ऑफ द अंडरलाइंग प्लेट्स ट्रांसमिट शॉक वेव्स टू सरफेस वेव, राइट। जो ओशन के अंदर सिचुएटेड अंडरलाइंग प्लेट्स हैं, जब उनमें डिस्टर्बेंस आता है तो वहां से जनरेट होती है शॉक वेव्स जो आके मिलती है सरफेस वेव को, ठीक। Whereas the normal waves consist of the speed of 100 kilometers per hour, the tsunami wave consists speed of 700 kilometers per hour. अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ये जो बात हो रही है ये अर्थक्वेक वेव्स से रिलेटेड वेव्स की बात है सेकेंड पॉइंट में, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो सी वेव्स की बात हो रही है, राइट। ठीक है, तो कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे बात हो रही है अर्थक्वेक्स की, दीज आर द अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम बात करें सी वेव्स की। सी वेव्स की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन जब आप सुनामी वेव की स्पीड काउंट करोगे देन इट विल बी टू अबाउट 700 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से अगर कोई वेव आ रही है तो सी वेव आ रही है, तो मतलब आप समझो कितना अमाउंट जो है वो अपने साथ वाटर ला रही है, कितने ज्यादा वॉल्यूम में ला रही है, कितना ज्यादा फोर्सफुली लाने वाली है, और कितना ज्यादा यहाँ पे जो कंडीशंस है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, तो
नॉर्मल स्पीड जो रहती है 100 किलोमीटर रहती है पर आवर, यहाँ पे कितना बोल रहे हैं 700 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, नॉर्मल वेव्स कवर अ शॉर्टर डिस्टेंस वाइल सुनामी वेव्स कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ पे जो बोलते हैं, जैसे कोई भी एक साइकिल होता है किसी भी चीज का, जैसे एक पार्टिकल मूव करता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पार्टिकल ने मान लीजिए इतनी ड्यूरेशन में मूव किया, ये उसकी वेवलेंथ है। फिर सेम गोस की यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर किया तो ये उसकी वेवलेंथ है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि एक सेकेंड में अगर मान लीजिए सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया तो वहीं एक सेकंड में ये जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेव ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट। तो क्योंकि जो नॉर्मल वेव्स होती हैं वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती हैं, सुनामी वेव्स जो होती हैं लॉन्गर डिस्टेंस कवर करती हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो सुनामी वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ कितनी ज्यादा हाई होती है, राइट। नॉर्मल वेवलेंथ जो होती है सी वेव्स की वो 100 किलोमीटर तक की हो सकती है, लेकिन जो सुनामी वेव्स होती हैं वो आपकी मोर देन 150 किलोमीटर की वेवलेंथ कैरी करती हैं, जिसके कारण काफी लंबा डिस्टेंस जो है सुनामी वेव्स कवर कर पाती हैं, ठीक। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ सुनामी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि अच्छा सुनामी जो है अगर अगर होती भी है किन्हीं कारणों से सुनामी आती है, सुनामी के पीछे का रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि वो सुनामी वेव जो है वो जनरेट हुई हो इंडियन ओशन में, यानी आप समझो इंडिया का जो कोस्टल जोन है, कोस्टल एरिया है, उससे समथिंग थाउजेंड्स किलोमीटर दूर या 500 और 800 समथिंग किलोमीटर डिस्टेंस पर ये जनरेट हुई हो। तो ऐसा क्या हुआ कि ये हमारे आकर कोस्टल रीजन को हिट करके जा रही है, ठीक है। तो इसके होते हैं फेजेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सुनामी, ठीक। इसको अगर आप समझो तो सबसे पहले क्या होता है, यदि ये हमारा कोस्टल जोन है, राइट, ये कोस्टल जोन है, यहाँ पर ओशन है, अब किन्हीं कारणों से इस रीजन में आया अर्थक्वेक, ठीक। अर्थक्वेक आया तो इस अर्थक्वेक ने एनर्जी रिलीज करी, जिसके कारण जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो डिस्प्लेस हो गया और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो दैट सेट्स ऑफ एन ऑसिलेशन व्हिच डेवलप्स द अंडर वाटर एट अ ग्रेट स्पीड। तो ये काफी स्पीडली जो ये वाटर है ये हमारा आगे की तरफ ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा। ऑसिलेशन इस तरीके से ही हो रहा है, राइट। वेव्स चलती हैं तो वेव्स चलेंगी, तो यहाँ पे वेव्स ने चलना शुरू किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो सी वाटर था इट इज सक्ड बैक फ्रॉम द शोर, क्योंकि यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुआ, राइट, ये हाइट पर ये गैप क्रिएट हुआ और ये आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, तो यहाँ का जो पानी है ये बैक साइड आएगा यहाँ पर इसको फिलअप करने, राइट। और फिर जब ये बैक साइड पर आएगा तो इससे इसको और ज्यादा प्रेशर मिलेगा एंड देन इट विल वे मूव फॉरवर्ड विद अ मोर हाइट, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे जो वाटर होता है, वेव्स गेट बिगर एज द वाटर गेट्स शैलोअर, ठीक है। पानी जितना ऊपर की तरफ होता है, पानी जितना उथला हुआ है, शैलो मतलब होता है कम गहराई में, है ना, तो पानी जितना ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है उतनी ज्यादा बड़ी हमको सुनामी की वेव हिट करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड बात, यहाँ पे अगर आप फेज 1 और फेज 2 से समझो तो क्या हुआ, दैट द अर्थक्वेक्स ऑन द ओशन crust uplifts the water tsunami waves are generated lessons in the mid sea and cannot recognize the tsunami waves sea water receded the shore। कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक यहाँ पे ओशन क्रस्ट में आया, राइट, ओशन क्रस्ट में जब अर्थक्वेक आया तो इट अपलिफ्ट्स द वाटर एंड द सुनामी वेव्स आर जनरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिड सी है, मिड सी में यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो वेसल्स सिचुएटेड होती हैं, इट्स नॉट वेसल्स है यहाँ पे, वेसल्स यानी जो बोट्स सी के बीच में चल रही हैं, ठीक है, जो वेसल्स बीच सी में चल रहे हैं वो कई बार इन सुनामी वेव्स को जो है दूर से नहीं पहचान पाते, क्योंकि वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में जो है किस तरीके से वहां पर उसका इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, क्या डिस्टेंस था अर्थक्वेक की, जो वेव्स अर्थक्वेक के कारण जो फिर सुनामी वेव जनरेट हुई वो किस डायरेक्शन में मूव कर गई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो सी के बीच में जो वेसल्स होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी वाटर है ये शोर को छोड़ करके, रिसीड का मतलब हो रहा है कि किनारे को छोड़ करके ये समुद्र के अंदर की तरफ शिफ्ट कर गया। सेकेंडली क्या हुआ कि जो कोस्ट था, जैसे ही डेप्थ इंक्रीज हुई वेवलेंथ इंक्रीज हुई और हाइट ऑफ द वेव यहाँ पे फिर इंक्रीज हो गई। सो अ ह्यूज वॉल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड एंड इनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज्ड एट द शोर, ठीक। बेसिकली अगर आप समझो तो सुनामी जो है वो अपने आप में कोई सिंगल वेव नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेव्स, राइट, मल्टीपल वेव्स इसमें होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है। फोर्थ एंड एट्थ वेव आर मोर डेंजरस एंड द टाइम लैप्स बिटवीन ईच वेव इज 15 to 50 मिनट्स। मतलब
एक वेव के बाद आपको जो सेकेंड वेव हिट करने के लिए आएगी, यानी सेकेंड वेव हिट करने के प्रोसेस में क्या होना है, ये जो पानी आया यहाँ पे से, ये पानी एक जगह से, ये पोस्चर से पानी ऊपर उठेगा, ये पानी वापस से इस रीजन में आएगा, एंड देन अगेन ये वाली जो प्रोसेस है, जो वेव बनेगी, फिर ये आगे जाएगा, ये प्रोसेस रिपीट होगी। तो इस पूरी प्रोसेस को रिपीट होने में कई बार 15 मिनट भी लग सकते हैं, कई बार 50 मिनट भी लग सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। सेकेंड बात ये रहती है कि जो 4th और 8th नंबर की वेव होती है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, ठीक है, डेंजरस होती हैं, राइट। इस बात को ध्यान रखना है कि 4th और 8th वेव जो है वो हमारे लिए वे मोर डेंजरस होती है, राइट। सो इंडियाज प्रिपरेशन अगेंस्ट सुनामी की अगर मैं बात करूं, यानी कि अभी ये तो समझ में आ गया कि चलो इंडिया में, क्योंकि इंडिया का आप समझो कि हाफ पार्ट जो है, राइट, हमारा पूरा जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, इंडियन पेनिनसुला है, वो पूरा का पूरा कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया जो है उसमें मतलब हमारे आप देखो स्टेट्स के नाम अगर आप काउंट करो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राइट, मतलब 9 स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जो कोस्टल रीजन्स पे आते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ से सुनामी आ रही है या अरेबियन सी के साइड से सुनामी का ये हमको इफेक्ट पड़ रहा है, इस पे डिपेंड करते हुए हमारे 4 से 5 स्टेट्स जो होते हैं वो हाई अलर्ट की सिचुएशन पे चले जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने साइक्लोन्स के प्रति भी हमारी जो एक्टिविटीज हैं, साइक्लोन्स के कारण भी जब हम एक्टिव रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से जो है हमारे यहाँ पे काम होते हैं जिसके थ्रू ऐसा हो पाता है। तो हम प्रिपेयर्ड कैसे हैं उसके लिए अगर बात करें तो सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, इट गिव्स द वार्निंग विद इन द 10 मिनट्स ऑफ द अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी हमारे नियर बाय सी में जब कभी भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो उस अर्थक्वेक के आने के 10 मिनट के अंदर अंदर सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमको यहाँ पे वार्निंग मिलती है, राइट। Second, Indian National Center for the Ocean Information Sciences, that is the INCOIS, इसको याद रखना, फुल फॉर्म भी शॉर्ट फॉर्म भी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंसेज। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, हैदराबाद में। ये क्या करता है, सुनामी वेव के एम्पलीट्यूड को कैप्चर करता है। जिन लोगों को नहीं पता कि एम्पलीट्यूड क्या होता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो, अगर हमने इस साइकिल की बात करी, इस साइकिल में जो डिस्टेंस कवर किया है, इट इज द वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, और ये जो हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट को हम कहते हैं इस पर्टिकुलर वेव का एम्पलीट्यूड, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, राइट। मतलब ध्यान रखना कि ये जो है, ये इस पर्टिकुलर वेव का एम्पलीट्यूड यानी हाइट की बात हो रही है, और जब डिस्टेंस कवर करने की बात हो रही है बाय इन वन साइकिल, इट विल बी कॉल्ड एज द वेवलेंथ, राइट। अब रियल टाइम सी लेवल सेंसर्स विद द बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, हमने क्या किया, रियल टाइम सी लेवल सेंसर्स को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी राडार्स लगाएं ताकि हम कोस्टल करंट को मेजर कर सकें, और कोस्टल टाइट गॉजेस स्टेशंस में हमने इनको कनेक्ट किया है, जिसके थ्रू हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की मदद से जो है हर तरीके से हम फिर सुनामी को हर तरीके से लोकेट कर पाते हैं, और ये समझ पाते हैं कि अगर ये इस रीजन को हिट करने वाला है तो कितने पीरियड ऑफ टाइम में करेगा। इस पीरियड ऑफ टाइम में हम फिर क्या करेंगे, अपने लेवल पे हम हमारी कंट्री या हमारे जो स्टेट्स हैं वहां के कोस्टल एरियाज को खाली करवाना शुरू करते हैं, राइट। क्योंकि सुनामीज जो होती हैं कई बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जैसे 2004 की जो सुनामी थी, इट वाज सो डिस्ट्रक्टिव कि काफी हद तक जो हमारा डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हो बहुत ज्यादा था, और कैजुअलिटी रेट भी बहुत हाई था उसका, राइट। सो अभी तक की जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी हमने फेस करी है वो हमने ईयर 2004 में फेस की हुई है, ठीक है। उसी के बाद से फिर हमारे यहाँ पे जो ये सारे सेंसर्स और ये सारे वार्निंग सिस्टम्स जो हैं, ये हमने बहुत अच्छे से इसको डेवलप करना स्टार्ट किया है, और अभी भी हम इनको जितना वे मोर बेटर बना सकते हैं हम बना रहे हैं, राइट। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था, अर्थक्वेक और सुनामी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। सो जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक था उसके अंतर्गत में हमने क्या क्या देख लिया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखा, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी देखी, सी फ्लो स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ, दैट इज द माउंटेन प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद जियोफिजिकल फिनोमेना, दैट इज द वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड सुनामी, राइट। इनको हमने यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट किया है। और अगर मैं बात करूं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में से अब हमारा जियोमॉर्फोलॉजी जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बचा है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमारे पास ओशियनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। सो ज्योग्राफी सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम शुरुआत करेंगे ओशियनोग्राफी की, उसमें हम बात करने वाले हैं ओशन फ्लोर्स के बारे में, और देखेंगे कि ओशन का जो क्रस्ट है और ओशन का जो फ्लोर है वो किस तरीके से वेरी करता है, सिंपल है या उसमें जो अलग अलग
हमें लैंड मासेस दिखाई देते हैं, जो भी फीचर्स दिखाई देते हैं वो किन कारणों से होते हैं, राइट। सो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट होती है। सो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।